हमारे चैनल में। और मैं फिर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूं। और आज का हमारा यह टॉपिक प्राचीन विश्व से लिया हुआ है। और प्राचीन विश्व की ये एक महत्वपूर्ण घटना, जिसे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आरंभिक समय में शहरों की स्थापना होना एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय की बात आज हम करेंगे, उस समय की चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता की। मेसोपोटामिया की सभ्यता हमने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार हमने उस पर और भी एक दो वीडियो बनाया है, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को बताया है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी? जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन काल में ईसा के जन्म के 5000 साल पहले, 5500 साल पहले विश्व में विभिन्न नदियों के किनारे सभ्यताओं का उदय हुआ था। हम सभी ये जानते हैं, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता इसे कहते हैं। भारत में सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी नदी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। चीन में वांगहो नदी के किनारे चीन की सभ्यता, पीली नदी घाटी सभ्यता भी उसे कहते हैं। यांगटीसी नदी के किनारे वो सभ्यता, वो भी उसका नाम है। तो नदियों के नाम पर उस सभ्यता का नाम पड़ा। उसी तरह जिस तरह इन नदियों के किनारे इन सभ्यताओं का उदय हुआ, उसी प्रकार अभी वर्तमान में जो इराक है, इराक में दो नदियों के बीच में एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी सभ्यता का जन्म हुआ। वह था मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फुरात नदी। तो दजला और फुरात नदी को, ऐसे दजला को हम कहते हैं, दजला को यूफ्रेटिज रिवर और फुरात को टाइग्रिस रिवर कहते हैं। तो इस तरह दजला और फुरात के बीच में एक सभ्यता का उदय हुआ, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। हम देखते हैं कि ये दजला फुरात नदी इधर से बह करके आ रही है, और ये दजला फुरात और ये फारस की खाड़ी में गिर रही है। तो जहां से दजला फुरात नदी का शुरुआत है, मुहाने पे, यहाँ पे जो पहले सभ्यता विकसित हुई वह क्या थी? सुमेरिया की सभ्यता। उसके बाद और आगे बढ़ने के बाद, बहुत समय के बाद, यह आगे बढ़ करके यह बेबीलोनिया की सभ्यता या अक्काद की सभ्यता कहलाई। और उससे और बाद में जो सभ्यता विकसित हुई वह असीरिया की सभ्यता कहलाई। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता तीन सभ्यताओं का मिलन है। सबसे पहले सुमेर की सभ्यता, जब वो समाप्त हुआ, वहां पे अक्कादियन सभ्यता, और वो जब समाप्त हुआ तो असीरिया की सभ्यता। इस तरह तीन सभ्यताओं का वहां उदय हुआ। और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हर समय। जैसे कि हम ये सुमेर की बात करें या अक्काद की राजधानी बेबीलोनिया थी। बेबीलोनिया के कारण इसे बेबीलोनियन सभ्यता भी कहते हैं। और उसके बाद असीरिया की सभ्यता थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि सुमेर, अक्काद और असीरिया का सम्मिलित रूप से अगर हम कहें तो वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से याद आ जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये नदी घाटी सभ्यताएं वो सभ्यताएं थी जो नदियों के किनारे, जिनकी शुरुआत हुई थी, चार महत्वपूर्ण सभ्यताओं के समकालीन ये थी। और पहली बार जब पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा 1900
के लगभग 20वीं शताब्दी में कहें और 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद कहें, उस समय जो खोज हुई, पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा जो खोज हुई, उससे पता चला कि इन जगहों पर एक समय शहरी सभ्यता का उदय हुआ था और ये सभ्यता बहुत ही उच्च कोटि की थी, बहुत ही समृद्ध थी। बहुत सारी खुदाई के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता जो हैं, उन्होंने यहाँ पे जो मिला लिखा हुआ बहिस्तून एक नाम का जगह है, वहां पर कुछ अवशेष मिले। सूसा के पास कुछ अवशेष मिले। इन अवशेषों पे कुछ लिखा हुआ भी मिला और इसे रॉलिंसन नाम के एक पुरातत्ववेत्ता या एक विद्वान ने उसे पढ़ा और उसको पढ़ करके उसने इसके बारे में, इन सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि प्रारंभिक शहर के बारे में हम जान रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सरलता से, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं महत्वपूर्ण बातों पर विशेष जोर दूं। इसे आप भी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला आज का। तो मैंने बताया मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले सुमेरिया की सभ्यता आती है। सुमेरिया की सभ्यता का समय हम कहें तो 5200 के लगभग, एक्यूरेट टाइम तो नहीं बताया जा सकता, माना जाता है। जो खोज हुई है, जितना उसके बारे में जाना गया है, उसके अनुसार लगभग 5000 ईसा पूर्व के समय की यह सभ्यता थी और यह सभ्यता बहुत ही उच्च कोटि की थी। इस सभ्यता को जानने के लिए हम 4-5 भाग में इसे हम अगर बांट लेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के प्रशासन की, कैसे प्रशासन व्यवस्था क्या थी। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे शहर थे, नगर थे, जिसे नगर राज्य कहा जाता था और इन नगर राज्यों की राजधानी भी होती थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नगर का जो हेड होता था वह पटेसी कहलाता था और पटेसी जो होता था वह बहुत ही योग्य व्यक्ति होता था, बहुत ही बहादुर योद्धा होता था, उसमें प्रशासनिक क्षमता भी होती थी। शुरू में हम देखते हैं कि यहाँ पर पुरोहितों का बहुत महत्व था। मंदिर होते थे, देवालय होते थे, वहां के जो पुरोहित होते थे उनका बहुत महत्व होता था और वही नगर के प्रधान होते थे आरंभ में, शुरू में, जिन्हें पटेसी कहा जाता था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही योग्य व्यक्ति होते थे, इनके पास शासन करने की क्षमता होती थी, इन्हें अपने क्षेत्र को, अपने नगर को सुरक्षित रखने का पता था कि कैसे अपने नगर को सुरक्षित रखें, कैसे उसका प्रशासन हम बहुत अच्छा रखें। बाहर से किसी, पहले भी युद्ध होता था, जल के लिए युद्ध हो रहा है, नहर के, नदी के लिए, नदी के पानी के लिए युद्ध हो रहा है, नहर के लिए युद्ध हो रहा है, या और भी बहुत सारे कारण थे युद्ध के। इन सारे कामों से रक्षा के लिए या उससे उपाय ढूंढने के लिए पटेसी का बहुत महत्वपूर्ण काम था। इसके अलावा उस समय भी टैक्स लिया जाने लगा था, क्योंकि कर व्यवस्था यह बहुत पुरानी व्यवस्था है और यह व्यवस्था यहाँ पे थी। इसके अलावा न्याय व्यवस्था, जब मनुष्य है तो आपस में लड़ाई झगड़ा मतभेद होना आवश्यक है, कॉमन, मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज है, वह भी होता था और उसके लिए भी पटेसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि पटेसी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वह राज्य के हर क्षेत्र को बहुत ही तरीके से देखता था, चाहे युद्ध हो या न्याय हो या कर व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, इन सारी व्यवस्था को देखना पटेसी का काम होता था।
तो पटेसी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था। युद्ध की बात मैंने भी बताई कि युद्ध होता था, बहुत सारे कारण बनते थे युद्ध होने के, तो इन युद्धों के लिए उनके पास सेना भी होती थी और उन सेनाओं की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी। बहुत ही योग्य लोगों को, मजबूत लोगों को, जो बलवान बहादुर होते थे, जिनके पास लड़ने के लिए स्पेशल जो गुण होता है एक सैनिक का, उसके अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती थी और ये बहादुर योद्धा पटेसी के पीछे पीछे युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे। इनके अस्त्र शस्त्र बहुत अच्छे होते थे उस समय के अनुसार। उनके पास भाला होता था और लोहा का जो छड़ होता उसका वो प्रयोग करते थे। खुद को बचाने के लिए ढाल का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन योद्धाओं को अपनी रक्षा करने के लिए भी और शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो सब मिलते थे, जो लोहे के होते थे। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि जब युद्ध होता था तो बहुत सारे दास जो पकड़े जाते थे दूसरे देश के, दूसरे नगर राज्य के, उसको पकड़ के उसे दास बना लिया जाता था और उन दासों का तो यूज किया जाता था कामकाज के लिए, जो दासों का काम होता है। कभी कभी ऐसा होता था कि दासों की सामूहिक बलि भी दे दी जाती थी। तो इस तरह वहां का प्रशासन बहुत ही मजबूत था। पटेसी के नेतृत्व में बहुत सुचारू ढंग से नगर राज्य थे। इसके अलावा हम क्या कहेंगे कि बहुत सारे नगर राज्य भी थे, जिसका नाम कम से कम हमें कुछ का नाम जानना चाहिए, जिसमें उर, निपुर, लगास, एरेक ऐसे ऐसे नगर राज्य थे। और जैसा कि मैंने बताया कि हर नगर राज्य का अपना पटेसी होता था और हर नगर राज्य का अपना देवता होता था। ये सब नगर राज्य की विशेषता थी। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। हम देख रहे हैं कि बहुत समृद्ध व्यवस्था, समृद्ध सभ्यता थी। तो जब समृद्ध सभ्यता थी तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां की अर्थव्यवस्था, वहां का इकोनॉमी भी बहुत अच्छा होगा। क्या होगा इकोनॉमी? तो वहां पे कृषि मुख्य था। कृषि यानी खेती बाड़ी प्रधान था, अर्थव्यवस्था का आधार था। साथ ही साथ व्यापार और उद्योग धंधे भी होते थे। जब हम देखते हैं, जब पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा बहुत खोज की गई तो उन्होंने क्या पाया कि वहां गेहूं, जौ, अंजीर, अंगूर, खजूर इस टाइप के उपज वहां होते थे। उन्हें हल बैल का ज्ञान था। वो हलों से खेती करते थे, बैल का यूज करते थे। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि वहां के लोगों को खाद का भी बहुत अधिक ज्ञान था। कहा जाता है कि ये दजला फुरात नदी के किनारे बीच में इसका ये हुआ था, सभ्यता का उदय हुआ था। एक महत्वपूर्ण बात जो छूट रहा है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ है मेसो प्लस पुटामस, मतलब नदियों का मध्य भाग। दो नदियों के बीच मध्य भाग को ही मेसोपोटामिया कहा गया। मेसोपोटामस नदी का मध्य भाग। तो इस तरह नदी के मध्य भाग में था। तो दजला और फुरात नदी में बाढ़ आती थी, जैसा कि हम देखते हैं और भी नदियों में बाढ़ आती थी, इन नदियों में भी बाढ़ आती थी। और बाढ़ के कारण जैसा कि हम जानते हैं कि अगर नदियों के अगल बगल की भूमि जो है बहुत उर्वरा वाली हो जाती है, बहुत उसमें उर्वरा शक्ति आ जाता है, उपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण बहुत अच्छी उपज इसमें होती है। हेरोडोटस ने कहा था कि यहाँ की कृषि इतनी अच्छी थी कि आज के समय में, मतलब उस समय उन्होंने लिखा था कि विश्वास करना मुश्किल है कि उस समय इतनी अच्छी खेती होती थी। कहा जाता है एक अन्न का दाना अगर गिरता था तो 100 अन्न का दाना पैदा होता था। कहने का अर्थ यह है कि कृषि बहुत अच्छी स्थिति में थी और इससे उस नगर राज्य की स्वाभाविक अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी।
बांधों का निर्माण, जैसा कि हमने बताया कि नदी थी, नदियों में बाढ़ आ जाते थे, बाढ़ से बचने के लिए बांधों का निर्माण किया गया था। उस जमाने में बांधों का निर्माण होना यह बहुत बड़ी बात थी। उस बांधों का यूज होता था। सिंचाई की व्यवस्था थी, उससे सिंचाई की व्यवस्था होती थी। और कहा जाता है कि यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ था। तो सुमेरवासी इतने समझदार थे, उन्हें इतना ज्ञान था। कृषि के लिए नदी में बांध होना, नहरों का जाल होना, खाद का के प्रति उनकी इतनी जागरूकता होना और उसका यूज करना, ये सारी बातें बताती है कि वहां की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। और कृषि के बाद हम बात करेंगे व्यापार की। व्यापार भी बहुत अच्छा होता था, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। कहा जाता है कि भारत, जैसे कि हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां से, मिस्र से, इन देशों से भी व्यापार होता था। व्यापार के लिए ऊंट होते थे, गधे का यूज किया जाता था सड़कों के लिए, नावों का यूज होता था, जो पतवार से ऐसे ऐसे करके नाव चलाया जाता, उसका उन्हें ज्ञान था। यानी नाव बनाना भी वो जानते थे, नावों से वो व्यापार भी करते थे। इस तरह से व्यापार बहुत अच्छा था। यहाँ पे जो खाने पीने के अनाज होते थे, गेहूं होते थे, जौ होते थे, या अंजीर, अंगूर, ये दूसरे जगह जाता था। और वहां से ये सोने, चांदी, हीरा जवाहरात जैसे बहुमूल्य चीज बाहर से ये आयात करते थे। खाने पीने का चीज ये बाहर भेजते थे। तो इस तरह से उनका व्यापार भी बहुत अच्छा था। और व्यापारिक केंद्र बहुत सारे, जैसा कि मैंने अभी नगर बताया, उर, लगास, एरेक, एरिडू, ये सारे जो शहर थे, ये बहुत समृद्ध, बहुत ही विकसित शहर थे, जो व्यापारिक केंद्र का भी काम करते थे। यहाँ पे दूसरे नगर राज्यों से आकर के व्यापारी रहते थे, खरीद बिक्री करते थे। और इस तरह इन नगरों का बहुत अधिक महत्व था। चांदी के छड़ों द्वारा पैसे की जगह चांदी का छड़ दिया लिया जाता था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस जमाने में ऋण, लोन देने की व्यवस्था थी। यह कहा जाए तो सुमेर वासियों की ही देन है, उनके द्वारा ही बताई गई चीज है कि व्यापार के लिए या किसी अन्य काम के लिए ऋण दी जाती थी, या उसके लिए कोई संस्था होती होगी, वहां से लोन मिलता था, जिससे सामने वाला लोन लेकर के या ऋण लेकर के अपना काम कर सके और भविष्य में वह ऋण को लौटा सके। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी। अब हम बात करेंगे धार्मिक जीवन। शुरू में ये एकेश्वरवादी थे, यानी एक ईश्वर को मानने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे ये बहुदेववादी हो गए, बहुत सारे देवताओं में विश्वास करने लगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, हर नगर राज्य में एक अपना देवता होता था। साथ ही साथ पहले तो एक देवता होते थे, मानते थे इन लोग। बाद में ये क्या करने लगे, आकाश के भी देवता को मान रहे, पृथ्वी की देवी को भी मान रहे, रक्षा की देवी को भी मान रहे हैं, वायु के देवी को भी मान रहे, सूर्य जो देव हैं उनको भी मान रहे। तो इस तरह से हम देखें कि उनका धार्मिक जीवन बहुदेववाद पर विश्वास करता था। बहुत सारे देवता थे, जैसे कि उर जो शहर था, नगर था, उसमें सिन नाम के देवता के लिए था। वो उनका जो मुख्य देवता था वो सिन था, जो कौन होता था, चंद्रमा। लारसा एक नगर राज्य था, जिसके देवता थे समास। ये समास कौन थे, ये सूर्य को कहा जाता था। उरुक जो नगर था, वहां पे अनु नाम के देवता थे। निपुर में एनेलिल नाम के देवता मुख्य थे। अरक शहर में इस्तर नाम की देवी थी। तो इस तरह से और भी बहुत सारे देवी या देवता हैं। तो इन देवी देवताओं के लिए मंदिर, देवालय हुआ करता था, वहां पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित के साथ साथ हम देखते हैं वहां पुरोहितों के रहने की भी व्यवस्था थी। जहां मंदिर होता था वो जगह बहुत खास होता था, उसको
कृत्रिम रूप से एक ऊंचे वाली जगह पे मंदिर बनाया जाता था, या देवालय जो कहें, वो मीनार जैसी बनी होती थी। कहा जाता है एरेक में या उन में कुछ इन्हें जिगुरत कहा जाता था। ये जो देवालय होते थे इन्हें जिगुरत कहा जाता था। ये जिगुरत जो है ये स्वर्ग की पहाड़ी कहे जाते थे। याद रखिएगा, ये जिगुरत स्वर्ग की पहाड़ी कहे जाते थे, जो मीनार के रूप में होते थे, ऊंची जगह में होते थे। चारों तरफ बहुत खूबसूरत बाग बगीचा हुआ करता था, और यहाँ पे पुरोहित के रहने की भी व्यवस्था होती थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मंदिरों में देवी या देवता के लिए जो वहां पे देवदासी की भी व्यवस्था थी, और देवदासियों का स्थान जो है बहुत अच्छा माना जाता था, पवित्र माना जाता था। देवदासी बनना एक बहुत प्रतिष्ठा की बात होती थी। साथ ही साथ देवदासियों को भी बहुत धन उसके घर से भी दिया जाता था, कि जो लड़कियां देवदासी बनती थी उनको उनकी शादी में जो खर्च होने वाला धन था वो उन देवदासियों को दे दिया जाता था। कहने का कुल मिला जुला के मतलब ये है कि इन देवालयों में व्यवस्था थी देवदासियों की, और ये देवदासी के द्वारा देवदासी कौन होती थी? जो मंदिर में भगवान के लिए, देवता के लिए, उनके लिए जो सेवा का काम हो वो करती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत धार्मिक थे ये लोग, धर्म के प्रति बहुत रुझान था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अंधविश्वासी भी थे, बहुत सारे अंधविश्वास में ये विश्वास करते थे। सगुन, ये ऐसा, ये अच्छा काम है, ये गलत काम है, नहीं ऐसे में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप भी अभी भी हम लोग सगुन और ये मानते हैं कि नहीं 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 ये तो बहुत गलत हो गया, हाँ ये बहुत अच्छा हुआ। तो सगुन अपशकुन की जो बात होती है ये मानते थे। साथ ही साथ स्वप्न, हमने क्या स्वप्न देखा है, उस स्वप्न का क्या मतलब निकलता है, ये उस पर विश्वास करते थे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये भगवान को या देवता को खुश करने के लिए सामूहिक रूप से बलि भी देते थे। सबों को धार्मिक जीवन में अगर हम कहें तो ये कहेंगे कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को, जो इसको धार्मिक जीवन में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि वहां के लोग भी मृत्यु के बाद जीवन पर विश्वास करते थे, और उसी के अनुसार वो काम भी करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धार्मिक जीवन भी उन लोगों का बहुत ही, उसमें वो संतुष्ट थे, किसी तरह की कोई कोताही नहीं थी। सभी लोग बहुत ही मन से धर्म के प्रति बहुत उदार थे और बहुत अच्छे तरीके से अपने धर्म का निर्वाह करते थे। अब हम बात करेंगे सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के बारे में कहेंगे कि उस समय का समाज 3 भागों में विभक्त था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में कौन थे? राज परिवार के लोग थे, राज कर्मचारी जो थे, अच्छे अच्छे पद पर वो थे, पुरोहित थे। ये सारे लोग उच्च वर्ग के लोग थे। इनके पास अच्छे घर होते थे, नगर में रहते थे, इनके जो सब कुछ विलासिता के साधन इनके पास थे, इनका बहुत महत्व था समाज में। इसके बाद जो वर्ग था वह जो सामंत थे, या जो व्यापारी थे, या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो थे, वो अपना सामान्य जीवन वो जीते थे। वो ना तो राज परिवार की तरह उनका जीवन विलासितापूर्ण था, और ना तो गरीबों की तरह उनका जीवन था। तो उनका अपना सामान्य जीवन चलता था। और जो तीसरा वर्ग था वह किसानों का था, मजदूरों का था, गुलामों का था, दासों का था। ये तीसरे वर्ग में आते थे जिनकी स्थिति निम्न थी। तो इस तरह समाज 3 भागों में बटा हुआ था। महिलाओं की स्थिति के बारे में हम कहें, तो महिलाओं की स्थिति इस समय बहुत ही अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। अन्य सभ्यता या अन्य समय की तुलना करें तो प्राचीन माने बहुत प्रारंभिक काल में हम देखें तो इस काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उच्च कुल की महिलाएं तो खैर बहुत ही अच्छे तरीके से रहती थी। उनके पास उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। उनका रहन सहन अलग होता था। वो जो है
इधर से कंधे से लटका के नीचे तक वस्त्र पहनती थी। बहुत सारे उनके आभूषण होते थे, गले में कंठहार है, कान में है, अंगूठी है, बहुत सारे आभूषणों का ये प्रयोग करती थी। साथ ही साथ पहले तो इन लोग भी बहुत तरह के चमड़े के बने हुए वस्त्र पहनते थे यहाँ के लोग। बाद में ऊनी वस्त्र इन लोगों ने पहनना शुरू किया, और भी तरह के वस्त्र होते थे जो महिलाएं पहनती थी। पुरुष लुंगी टाइप का चीज पहनते थे, कमर से लेकर के घुटने तक रहता था। लेकिन महिलाओं के बारे में कहें तो महिलाओं का विवाह होता था, विवाह में दहेज भी दिया जाता था। दहेज पर किसका अधिकार होता था? मुख्य रूप से महिला का, उस लड़की का अधिकार होता था। ये अलग बात है कि उसके पति का भी उसमें अधिकार था, लेकिन मुख्य अधिकार उस लड़की का ही होता था। अगर लड़की का पति, अगर उस औरत, किसी औरत का पति मर जाता था तो उसको, वो अगर उसका ये नहीं है, उसका कोई संतान उसकी नहीं है, तो वो खुद से अपने हाथ में सब कुछ ले लेती थी। अगर उसकी संतान है तो संतान के साथ भी अगर है तो उसके पास फुल पावर रहता था। लेकिन ऐसी बात भी कही गई है या ऐसी बात भी पढ़ी गई है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता था, खासकर उच्च वर्ग के परिवारों में। और अगर कोई इन सामाजिक रीति रिवाजों को मानने से इनकार करती थी तब उनके लिए सजा की भी व्यवस्था थी, बहुत कड़े सजा दंड भी उन्हें दिए जाते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कुल मिलाजुलाकर अच्छी थी। हाँ, कुछ खास परिस्थिति में कहा जाए तो उनके साथ गलत व्यवहार होता था। जैसा कि मैंने बताया कि वस्त्र आभूषण के मामले में वो बहुत धनी थे, स्त्री पुरुष दोनों अपने हिसाब से आभूषण वस्त्र पहनते थे, और महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि वहां का सामाजिक जीवन अच्छा था। जैसा कि मैंने बताया कि लड़कियां जो है देवदासी भी बनती थी, और इन देवदासियों का पद जो है बहुत प्रतिष्ठित होता था, देवदासियों को बहुत धन दिया जाता था, साथ ही साथ वो बहुत ही सम्मानित जगह पे होती थी। तो सामाजिक जीवन भी उस समय का उच्च कोटि का था। विज्ञान और कला के बारे में हम बात करें तो वो भी बहुत ही उच्च कोटि का था, और 60 को उन्होंने इकाई बनाया था, 60 को इकाई बनाया था। और इसी तरह हम देखें तो 12 चंद्र महीनों का उसने एक साल बनाया था। बाद में गणना का आधार 10 किया गया, लेकिन दूसरी इकाई, पहली इकाई जो थी 10 थी, दूसरी इकाई 10 को 6 से गुना कर दिया गया 60, और ये दूसरी इकाई बनाई गई। 365 दिन का एक वर्ष होता था और 12 महीना का एक वर्ष, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा उन्हें दूरी नापने का भी ज्ञान था। रेखा गणित के मामले में वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी मिनिमम या कम से कम उन्हें इतना ज्ञान था कि वो खेत को, सड़क को, रास्ते को वो सही तरीके से नाप सके। तौलने का भी उन्हें ज्ञान था। ये सारी बातें पता चलती है पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा। इन्हें नक्षत्रों का भी बहुत ज्ञान था। नक्षत्र किस गति में घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं, ये भी उन्हें पता था। खासकर हम देखते हैं कि वीनस, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, ये जितने भी ग्रह हैं इनके बारे में वो जानते थे। बीज गणित के बारे में भी इन्हें बहुत ज्ञान था। जैसा कि मैंने बताया कि रेखा गणित के बारे में बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन बीज गणित के बारे में इनको बहुत ज्ञान था। साथ ही साथ इन्हें चिकित्सा क्षेत्र में भी, कहा जाए तो आयुर्वेद के बारे में भी ये जानते थे। जो भेषज विधि कहा जाता, संहिता कहा जाता, वो प्राचीन काल में यहाँ देखा जा सकता है। आयुर्वेद का ज्ञान था। लेकिन उस समय अगर इलाज कराना हो तो जादू टोना, किसी तरह का टोटका, ये सब पे ज्यादा वो विश्वास करते थे। तो मुख्य जो है किसी तरह का अंधविश्वास, जादू टोना वगैरह वगैरह को वो चिकित्सा के में ज्यादा उसका महत्व था। इसके अलावा अगर हम कला की बात कहें तो कला के बारे में कहेंगे कि संगीत और बजाने का वाद्य यंत्र, इसका भी ज्ञान था।
वीणा उस समय वहां यूज करते थे। देवालयों में देवता को खुश करने के लिए पूजा अर्चना की जाती थी, भजन कीर्तन जैसा आजकल होता उस तरह वहां भी संगीत और वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहां पे संगीत और वाद्य यंत्रों का विकास हुआ। साथ ही साथ हम देखते हैं बहुत सारे मूर्ति, जैसा कि बहुत सारे मूर्ति हमने देखा कि वहां के नगरों में देवता होते थे, देवता की मूर्तियां होती थी और इन मूर्तियों को कोई बनाता था, यानी मूर्ति कला का विकास हो गया था। मूर्ति बनाने में ये बड़े पारंगत थे। बहुत सारी मूर्तियां, बहुत तरह की मूर्तियां ये बनाते थे, जो बताता है कि ये मूर्ति कला में दक्ष थे। चित्रकला, दीवार पर चित्र बनाना, युद्ध के बारे में चित्र बनाना, किसी पशु के बारे में चित्र बनाना, ये सारा कुछ प्रमाण के रूप में भी उपलब्ध है, जिससे पता चलता है कि वहां के लोग चित्र बनाना भी जानते थे। हम इसमें एक चीज नहीं लिखे, लिपि। लिपि भी यहाँ पे किस तरह की लिपि अपनाई जाती थी? कीलाकार लिपि अपनाई जाती थी। कीलाकार, ऐसे जिसमें कील जैसा बना हुआ था। तो ये लिपि जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कि जीवन में लिपि का क्या महत्व है। लिपि जो कीलाकार थी, बाद में ये चित्रात्मक जैसी भी हो गई। इसे हमने जैसा कि बताया कि रॉलिंसन ने इसे पढ़ा और ये कीलाकार लिपि का विकास हो गया था, कीलाकार लिपि के। और ये किसमें लिखते थे? मिट्टी की तख्तियां बनाते थे और उसको नुकीले, एक कलम जैसा लोहा का बना हुआ होता था या लकड़ी का, उससे वो उसमें लिखते थे और लिख करके उसे सूखने देते थे। एक पट्टी बनाई, वो एक पेज हो गया। दूसरी मिट्टी की पट्टी बनाई, वो दूसरा पेज हो गया। उसे धूप में सुखाया गया। तो इस तरह से लेखन कला का विकास हो गया था। लेखन कला का विकास हो गया था और लोग लिखने लगे थे, जो पढ़ भी लिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चित्रकला या लेखन कला का भी इन्हें ज्ञान हो गया था। स्थापत्य कला, बड़े बड़े मीनार, बड़े बड़े स्तंभ, ये जिगुरत बड़े बड़े, यह बताने के लिए काफी है कि उस समय स्थापत्य कला को भी इन्होंने स्थापित कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया, जिगुरत कृत्रिम रूप से ऊंचाई वाली जगह में मीनार, मंदिर जैसा बनाया जाता है, इसमें मीनारें होती थी, उसमें देवता को रखा जाता था, उसे स्वर्ग की पहाड़ी कहा जाता था। इसके चारों तरफ चार दीवारी होती थी, उसके अंदर बहुत सारे फल फूल के बाग होते थे। अक्सर नदियों के किनारे ऐसे जगह पाए जाते थे। तो ये जो इनका स्थापत्य कला था, यह बहुत ही अनोखा था। बहुत अच्छे स्तंभ, पिलर, बहुत अच्छे पिलर मिले हैं, बहुत अच्छे गुंबद मिले हैं, बहुत मेहराब वगैरह बहुत अच्छे। उस समय जो अवशेष है, भग्नावशेष है, उससे यह पता चलता है कि मीनारे, गुंबद, स्तंभ या मेहराबें इतनी अच्छी थी कि वह उस समय की उत्कृष्ट स्थापत्य कला को दिखाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो प्रथम समय था, सुमेरिया का सभ्यता, वह बहुत ही विकसित हो गया था। आगे हम बेबीलोनिया की सभ्यता जब पढ़ेंगे, तब हम और आश्चर्यचकित होंगे कि आज से 4000 साल ईसा पूर्व, 3000 साल ईसा पूर्व कितने विकसित हो गए थे। ये मानव सभ्यता कितनी विकसित हो गई थी, यह जानकर हमें आश्चर्य भी होगा, हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और हमें कुछ प्रेरणा भी मिलेगी। तो इस तरह से आज का हमारा यह टॉपिक यहाँ समाप्त होता। लेकिन इससे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग एक है, यहाँ पे मैंने ऐसे इस तरह से लिख दिया है। वायु का देवता को यहाँ क्या कहते थे? एनलिल कहते थे। वायु के देवता को एनलिल। पृथ्वी की देवी को एनकी कहा जाता था। जल के देवता को ईय कहा जाता था, ईय। आकाश के देवता को अनु कहा जाता था। सूर्य के को जो है सूर्य, आकाश के देवता नहीं, आकाश को अनु कहा जाता था, पृथ्वी को इनकी।
सूर्य को उट्टू कहा जाता था, चंद्रमा को नन्नार कहा जाता था, यम को यम देवता एरेस्किगल कहा जाता था, तो वायु को क्या एनलिल कहा जाता था। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे सभ्यता के अनुकूल ही भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, अभी जो हमारा धर्म है, उसके अनुसार हम वायु की भी पूजा करते हैं, पृथ्वी की करते हैं, जल की करते हैं, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यम, जितने देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं उतने ही देवी देवताओं की पूजा उस समय यहां भी हुआ करती थी। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो इसके साथ ही आज हम ये चैप्टर यहां समाप्त करते हैं। धन्यवाद।